नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्ष के कई नेताओं के भाषणों को एक रिपोर्ट में समेटना मुश्किल हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का भाषण अगर धुआंधार था तो कल्पना सोरेन का भाषण कम संजीदा नहीं। सीताराम येचुरी ने ईस्टर का जिक्र क्यों किया? तेजस्वी यादव ने अंतर्राष्ट्रीय लेबर रिपोर्ट के आंकड़ों का जिक्र क्यों किया? इन सब की बात अलग से जरूरी है। राहुल गांधी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग का जिक्र क्यों कर रहे थे? हमने इस रिपोर्ट में कई नेताओं के भाषणों के प्रमुख हिस्से को शामिल किया है जिन्हें हम पहली रिपोर्ट में शामिल नहीं कर पाए। वैसे भी हिंदी के अखबार विपक्ष की रिपोर्टिंग करते नहीं हैं, और अगर करते हैं तो इस तरह से खबरें लिखते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस नेता ने क्या कहा। हिंदी अखबारों की एक चालाकी को आप नोट करेंगे। अव्वल तो विपक्ष गायब कर दिया जाता है, केवल बीजेपी की खबरें भर दी जाती हैं। लेकिन जब रिपोर्टिंग होती भी है तब पूरी खबर इस तरह से लिखी जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता है। इस चुनाव में कोई भी जीते, आप किसी को भी विजयी बना दे, एक बात आप मेरी तरफ से लिखकर रख सकते हैं, आप इस गोदी मीडिया से हारने जा रहे हैं। केवल चुनाव नहीं हारेंगे, अपना इतिहास और भविष्य दोनों हार जाएंगे। तो पेश है महारैली का महाभाषण। मोदी तो डेमोक्रेसी नहीं चाहते, वो हमेशा तानाशाही के विचारधारा वाले हैं। मुझे परसों वो मिले थे, कल मिले थे राष्ट्रपति भवन पे। वहां पर शाह थे, नड्डा थे और मोदी जी भी थे और दूसरे नेता लोग भी थे। तो मुझे नड्डा जी ने पूछा कि आपका चुनाव प्रचार कब से हो रहा है और आपका लिस्ट कब फाइनल हो रहा है? तो मैंने यही कहा, हमारा लिस्ट तो फाइनल हो रहा है, लेकिन हम जो चुनाव करना चाहते हैं वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा। और मेरे खाते में, मेरे पार्टी के खाते में जो पैसे थे वो पहले ही चोरी हो गए हैं, और खास करके मुझ पे जो पेनल्टी लगाई है वो 3,567 करोड़ का, 3,567 करोड़ की पेनल्टी मुझ पे लगाई है। 14 लाख का हिसाब हमने नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने 135 करोड़ का जुर्म लगाया। ऐसा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट करके आज 3,667 रुपए कर दिया, ताकि जैसा राहुल जी ने कहा हम प्रचार न कर सके, कहीं भी जा नहीं सके, कहीं जाना नहीं, किसी को मिलना नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को कोने कोने में भेजना नहीं। ये तरीका मोदी जी ने अपनाया है। इसीलिए मैं, एक शायर ने लिखा है, अपील भी तुम हो, दलील भी तुम, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। सब उनका, वकील उनका, कोर्ट उनका, पुलिस उनकी, सब कुछ उनकी। डेमोक्रेसी को एक एक करके हमारे संस्थाओं को वो खराब कर रहे हैं, उसका ऐसा गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीवीसी हो, चाहे वो सीबीआई हो। इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके
एक एक नेता को डरा रहे हैं, यहां तक कि पार्टी के लोगों को भी डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं अगर आप कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में जाएंगे तो आपको क्या जेल चाहिए, क्या आपको गठबंधन चाहिए। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, किन किन नेताओं को उन्होंने डराया। ऐसा ही डरा डरा के बहुत से एमपी खरीदा, एमएलए खरीदा और उन्होंने नए सरकारें बनाई। ये है मोदी की नीति और इस मोदी को जब तक आप नहीं हटाएंगे, मोदी के विचारधारा को जब तक आप नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि कभी नहीं आएगी। इसीलिए हमको लड़ना है डेमोक्रेसी बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और संविधान को बचाने के लिए। संविधान है तो आपको रिजर्वेशन है, संविधान है तो आपको मूलभूत जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, वो मिलेंगे और संविधान नहीं है ये कुछ नहीं मिलेगा। मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला हूं, मैं बहुत जूनियर हूं, बहुत ही सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। समझते क्या है ये? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज दो, इसके घर इसकी एमपीशिप कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो। इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किसको पहुंचाना है। ये गलत फहमी में है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आज सुनीता जी, आज कल्पना जी बैठे हैं, सोनिया जी बैठे हैं। मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं कि इन्होंने इतने दुख झेले, इन्होंने क्या क्या नहीं देखा अपनी जिंदगी में, आंधियां तूफान झेले, लेकिन फिर भी इतने हौसले वाले बैठे हैं और आपके साथ है। आपका प्यार जो है सबसे बड़ी ऑक्सीजन आपका प्यार है। ये तालियां किसी को ऐसे नहीं मिलती। किसी को दिहाड़ी दे के मोदी मोदी करवाना बहुत इजी है। जब कोई दिल से बोलता है ना, वो बात असर रखती है। जब दिल से बोलता है, ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जैसे राहुल जी कह रहे हैं। ये देश को नफरत की आंधी में लेके गए हुए हैं। ये सीएए लेके आए। मैं पार्लियामेंट में था, मैं एमपी था तब। मैंने कहा जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। कहते नहीं जी। मैंने कहा जी 30 सेकंड। कहते जी, मैंने कहा जी 30 सेकंड। कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे? नहीं। मैंने कहा जी 20 सेकंड। कहते 20? मैंने कहा हाँ। स्पीकर साहब कहने लगे आपका समय शुरू होता है अब।
तो मैंने 20 सेकंड में बोला, मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो लाखों अरविंद केजरीवाल देश में पैदा हो चुके हैं, उनको किस जेल में कैद करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। इंडिया गठजोड़ इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं। आज सभी के, मेरे ख्याल में कईयों के तो कैमरे भी कांपने लग गए होंगे, ये इकट्ठे कैसे बैठ गए? ये चाहते नहीं हम इकट्ठे बैठे, कभी ये इधर से कभी इधर से, कोई अफवाह। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सबको कि आओ इकट्ठे हो जाएं और इन भ्रष्टाचारियों को कह दो, भगवंत मान ने बोला था, इन भ्रष्टाचारियों को कह दो कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, कोई पैसा साथ नहीं जाएगा। लूट लो देश को, कितना लूटना है। गरीबों की बद्दुआएं ना लो, गरीबों की बद्दुआएं ना लो। हर बात पे झूठ चल रहा है, हर बात पे जुमला चल रहा है, झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला। अभी जुमले बनाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं, अभी आने वाले दिनों में आपके पास नए नए जुमले आएंगे, यकीन मत करना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी, अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता चाय भी नहीं बनानी आती होगी, जिस किस्म का झूठ चल रहा है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके 2 नारे लगा दीजिए, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे, उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया, और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं, वहां जनता का साथ, आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले और आपका प्यार मिले। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं। और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठने का काम करेगा। आज यहां दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। ये लोग फिर भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग, ये लोग जो नारा लगा रहे हैं, क्या वो सच होगा या वो सत्ता से बेदखल करिएगा? हाथ उठा के बताइए, इनको सत्ता से बाहर करना है कि नहीं करना? आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है।
देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं लोग। और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे, लेकिन जो आंख से देख रहे हैं वो बताने आ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो बताने आए हैं। सत्ता में लोग जो बैठे हैं, विपक्ष का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनसे हम लोग सवाल करें। आज मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। आज यहाँ लोग हैं, नौजवान हैं, नौजवानों से पूछना चाहते, बताओ कितने नौजवान यहाँ जो हैं मोदी जी ने नौकरी दिया, हाथ उठा के बताइए। कोई नहीं मिलेगा, मोदी जी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ जो है प्राइवेटाइज कर दिया। और हम लोगों ने बिहार में जब कांग्रेस लेफ्ट इंडिया अलायंस की सरकार थी, 17 महीने में 5 लाख नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। आज किसान तबाह है, युवा परेशान है, लेकिन किसानों से मोदी जी को मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते थे पिछले चुनाव में, इस बार बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी ये नहीं बता रहे। किसानों से उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि उनका आय दुगुना करेंगे। आज किसानों पर मोदी जी ने तलवार चलाने का काम किया है, जो हमारे अन्नदाता हैं। इसलिए आप सब लोग जब आवाज उठाते हैं, तब मोदी जी और उनकी जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेड चल रहा है, आईटी का रेड चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है, सब लोग शेर हैं। आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कंस राज आप लोगों ने देखा होगा, जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन जेल जाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। कितने लोगों को जेल भेजोगे? लेकिन जब जनता जब जवाब देगी, जब वोट का चोट दीजिएगा, तो मोदी जी हाथ मलने का काम करेंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए ये अपनी ताकत को पहचानिएगा। सब लोग चुनाव के समय आप सब लोग पोल कीजिएगा, वोट दीजिएगा, लोगों को भी वोट दिलाने का काम कीजिएगा। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं, ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं, ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसे ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है, 2-4 बार इस्तेमाल करोगे और वो गारंटी जो है खत्म हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। तो जब तक चुनाव है तब तक ही मोदी जी की गारंटी है, बाकी कुछ नहीं। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15-15 लाख रुपए का क्या हुआ, ये जवाब नहीं देने वाले, लेकिन हमेशा जो है प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं और लोगों को भटकाने का काम करते हैं। इसलिए आप सब लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। इनके झूठ पे आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। ये
हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक आंकड़ा हम जरूर बताना चाहेंगे। देश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है, उसमें आंकड़े हैं कि आज देश में बेरोजगारों में से 83% युवा हैं। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी लगभग 65% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17.5% युवाओं के पास ही काम है। यानी भारत की आत्मा गांव में 82% युवा आज बेरोजगार हैं और मोदी जी इसके बारे में कोई काम नहीं किया। आप एक बार विश्वास कीजिएगा, अगर इंडिया सरकार की अलायंस की सरकार बनती है तो नौजवानों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। और जाते जाते बहुत सारे नेताओं को बोलना है, लेकिन एक अंत हम करेंगे एक गाने के साथ। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले और हम सभी लोगों जो है आज मिसेस केजरीवाल और हमारी बहन कल्पना जी के साथ हम लोग जो है मजबूती के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ईस्टर की त्योहार का शुभकामनाएं सबको। ईस्टर का मतलब समय के कालचक्र को एक नया ऊर्जा देना, और ये नया ऊर्जा देना कई लोग मानते हैं कि आज के दिन होता है, लेकिन एक नया ऊर्जा हमारे भारत की राजनीति में आज पैदा हुआ, जो यहाँ पे सामने खड़ा है, जो जितवाएगा देश की संविधान को, जनतंत्र को, और जो हरवाएगा तानाशाही की ताकतों को। यहीं पर 47 साल पहले इसी मैदान में एक ऐसी ऐतिहासिक सभा हुई थी जहाँ से नारा निकला था आज़ादी या गुलामी। और उस साल चुनाव में जयप्रकाश जी ने जो नारा दिया, उस साल के चुनाव में आज़ादी की जीत हुई, गुलामी का हार हुआ। आज यहाँ पर वही नारा लग रहा है। हमें चाहिए हमारी आज़ादी, हमारी संविधान, हमारा जनतंत्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, उस भारत को सुरक्षित रखना, ये हमारी आज़ादी है। इस आज़ादी को हम आज हासिल करेंगे और उन ताकतों को आज शिकस्त करेंगे, मोदी सरकार को, जो हमारे देश को बर्बाद करने में तुली हुई है। तो आज जिस तरीके की भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं, जो लूट मची हुई है देश में, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो भूख महंगाई बढ़ रही है, इन सब के खिलाफ अगर इनसे मुक्ति चाहिए तो पहले इस सरकार से मुक्ति चाहिए। इस सरकार से अगर मुक्ति चाहिए तो आज आने वाले चुनावों में इनको हराना ही जरूरी नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ इस सब ताकतें धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक पार्टियां जो इकट्ठा हुई है, उनको जिताकर एक वैकल्पिक सरकार का गठन करे, ताकि वैकल्पिक नीतियों का गठन होगा। आखिर में समझिए, असली बात जो आज कलयुग का अमृतकाल है, कलयुग के अमृतकाल में अमृत की पैदाइशी होती कैसे? समुद्र मंथन जब होता है, दो कलश उभर के आते हैं, एक में अमृत, एक में जहर। इत्तेफाक से जहर का कलश अच्छे लोगों के हाथ पहुंच जाता है और अमृत का कलश बुरे लोगों के हाथ पहुंच जाता है।
आज हम वहां पे खड़े हैं कि उन बुरे लोगों के हाथ से इस अमृत के कलश को वापस लाना है और अपने देश की जनता के हित में उस अमृत का इस्तेमाल करना है। वही मतलब है अमृतकाल का। और इस अमृतकाल को हासिल करना है तो इंडिया को जितवाना है और इस सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, तभी हमारे भारत को हम बचा पाएंगे। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं। सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। यह सच्चाई है। और यह मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाइयों और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसको पुलिस से
धमकी से नहीं चलाया जा सकता है। यह जो संविधान है हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। यही इनका लक्ष्य है। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर, डराकर पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ देश चलाया जा सकता है। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस आवाज को दबा सकती है। भाइयों और बहनों, बीजेपी के एमपी ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, मैच फिक्स करके 400 सीटें जीतेंगे, वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को रद्द कर देंगे। ये ऐसे ही नहीं बोला गया, ये टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है। यह लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। जैसे अखिलेश जी ने कहा संविधान चला जाएगा, गरीबों के हक चले जाएंगे, आरक्षण चला जाएगा, और जो आपका धन है, गरीबों का धन है, किसानों का धन है, मजदूरों का धन है, वो 5-6 लोगों के हाथ में चला जाएगा। नोटबंदी की, जीएसटी लागू किया। मुझे बताइए, जीएसटी से, नोटबंदी से किस गरीब व्यक्ति को फायदा हुआ? किस छोटे दुकानदार को फायदा हुआ? किस किसान को फायदा हुआ? किस बेरोजगार युवा को फायदा हुआ? किसी को नहीं। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा धन, 22 लोग हैं। जितना धन उतने उनके हाथ में है, उतना ही धन 70 करोड़ लोगों के हाथ में है। ये संविधान को क्यों मिटाना चाहते हैं? क्योंकि आपका धन जो है आपसे छीनना चाहते हैं। मैंने जाति जनगणना की बात की, किसानों के एमएसपी की बात की, युवाओं को रोजगार देने की बात की। यही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं। मगर एक बात याद रखिए, अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी। यह आप भूलिए मत। और जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई, उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। जिस दिन संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का, संविधान को बचाने का, और जो गरीबों का हक है, किसानों का हक है,
पिछड़े वर्गों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट के लोगों का हक है, उसको बचाने का हक है, उसको बचाने का चुनाव है। यह बात आप याद रखिए, क्योंकि अगर यह चुनाव जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है वो पूरे देश को दिख रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। कल में से एक व्यक्ति मिलने आया, मुझे कहता है मैं ट्रेन से आया, मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे थे, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यह सच्चाई है। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, दो नेताओं को, दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2 चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मगर भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, यह देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। यह चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। धन्यवाद। जय हिंद। जोहार। आज इस मंच से मैं भारत की 50% महिला आबादी एवं 9% आदिवासी समाज के आवाज के रूप में आप सभी के समक्ष खड़ी हूं। आज अपनी बात कहने के पूर्व मैं बाबा तिलका माझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू फूलो जानो, खंडा भील जैसे वीर वीरांगनाओं को नमन करती हूँ। हम आदिवासियों की कहानी लंबे संघर्षों एवं कुर्बानियों की कहानी है और हमें अपने महापुरुषों एवं वीरांगनाओं पर गर्व है, क्योंकि हमारे इतिहास, आदिवासी इतिहास शताब्दियों के प्रतिशोध, संघर्ष की आग से तपा हुआ, खून से लिखा हुआ इतिहास है, जिसे हमें सारे आदिवासियों पर गर्व है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश, हर एक प्रांत से आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारी ताकत को, इंडिया गठबंधन की ताकत को बढ़ाया है। आपके यहाँ उपस्थित होने से हम सब मंचासीन जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के माननीय गण हैं, सभी को ताकत मिलती है, क्योंकि हमारी ताकत आप सब यहाँ भारत की 140 करोड़ की जनता है,
जिनका बहुमत, जिनका हिम्मत, जिनका ताकत हम सभी को मिला है। आज भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है, जिस ढंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई 7वें आसमान पर है, जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जिस ढंग से हर एक जाति, हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ है। आज 31 मार्च है। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप वहां अदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी मजबूती को, अपने ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। और मेरा यही कहना है, ये भूमि, ये मैदान की मिट्टी राम जी की रामलीला की कहानी बताती है। हम सभी को ये याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति, नियमों और आदर्शों का पालन किया था। और जिस तरीके से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई है, और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान पाने की तत्परता दिखाई थी, और जिस तरीके से युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था, आज हमें सबको भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए।